वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल संभव यस वी कैन। ये चैनल हमारा है जिसमें हम लोग यूपीएससी यूपीपीएससी के द्वारा आने वाली विभिन्न एग्जामिनेशन, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट टीईटी के बारे में तैयारियां कराते हैं। तो अपनी चर्चाएं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, एनबीए निर्मल भारत अभियान और टीएससी टोटल सैनिटेशन कैंपेन में। भारत सरकार की इन तीनों महत्वपूर्ण स्वच्छता परियोजनाओं में मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता के विषय में काफ़ी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूँ। और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यूज के माध्यम से इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सेक्शंस को देखेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन external commercial borrowing in India, what will be the impact of external debt of the country? यदि भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारों में वृद्धि हुई है तो देश के विदेशी कर्ज पर क्या असर होगा? पहला ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज, ऑप्शन बी है हमारा डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन अनइफेक्टेड एंड ऑप्शन डी है इधर इंक्रीज्ड और डिक्रीज, यानी घटता है, बढ़ता है, प्रभावित रहता है, या इसमें या तो इसमें वृद्धि होती है या तो इसमें कमी होती है। तो आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर होगा इंक्रीज होगा। भले ही कॉमर्शियल बोरोइंग में वृद्धि हो रही हो, लेकिन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के खाते के अंतर्गत वो हमारे कर्ज के अंतर्गत आएगा, तो विदेशी ऋणों में वृद्धि हो रही है। मनी दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम फॉरेन सोर्स फॉर फाइनेंसिंग द कमर्शियल एक्टिविटी इन इंडिया इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. The government of India permits ECBs as a source of finance of Indian corporates for expansion of existing capacity as well as fresh investment. तो नया इन्वेस्टमेंट और अपनी क्षमता बढ़ाने दोनों के रूप में भारत सरकार के द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लकड़ावाला कमेटी विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड टू एस्टिमेट द अर्बन पॉवर्टी? लकड़ावाला फार्मूला के अनुसार शहरी गरीबों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेवल, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेवल, ऑप्शन सी होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड बोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर्स। तो पहले थोड़ी सी ये जो हमारी गरीबी के अनुमानों की बात है, इस पर चर्चा कर लें। तो भारत में सबसे पहले 1962 में योजना आयोग ने गरीबी के अनुमान लगाए थे, या गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। परंतु इन्होंने जो हमारा 1962 का अनुमान है, 1962 का अनुमान है, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभेद नहीं किया गया था। यानी 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अगर कंजम्पशन है तो यह माना जाता था कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा में विभेद नहीं था, गरीबी रेखा समान थी। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाने लगे। दो बिंदु प्रमुख रूप से उठाए गए। पहला बिंदु यह कि एक तो शहरी क्षेत्रों में जो है आपको ऊर्जा आवश्यकताएं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम रहती हैं, और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके उत्पाद हैं उनको प्राप्त करने की लागत शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम रहती है। इसलिए एक ही गरीबी रेखा जो शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम बना लें तो वो सही नहीं होगी। इसीलिए फिर 1989 में लकड़ावाला
प्रोफेसर पीडी लकड़ावाला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल का गठन किया गया और इस विशेषज्ञ दल ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो हैं गरीबी रेखाएं निर्धारित की। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गरीबी रेखा का निर्धारण किया। और इस गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए उन्होंने कहा जो इंडेक्सेस होते हैं, यानी कि कीमत स्तरों, शहरी क्षेत्रों के लिए कीमत स्तर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर का प्रयोग किया जाएगा। एज रिसेंटली एज 2011 the official poverty line were based entirely on the recommendations of Lakdawala formula. The committee used CPI-IL consumer price index for industrial label and CPI-AL यानी consumer price index for agricultural label for the estimation of poverty line। यानी कि ये जो 2250 किलो कैलोरी प्रतिदिन है और 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन है, ये जो है इसका जब रुपए में रूपांतरण करना होगा तो इन प्राइस इंडेक्सेस के माध्यम से किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज 100 नोट्स आर प्रिंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 100 रुपए के नोट कहां मुद्रित होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ऑप्शन बी है हमारा द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। ऑप्शन सी है द बैंक नोट प्रेस देवास या ऑप्शन डी है ऑल 1, 2 एंड 3। तो आंसर देख लेते हैं। तो 100 रुपए के नोट इन तीनों जगहों पे प्रस्तुत होते हैं। द करेंसी नोट्स इन इंडिया आर प्रिंटिंग इन 4 प्रेसेस। 2 ऑफ देम आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर लोकेटेड इन नासिक एंड देवास। द 2 अदर आर ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट मैसूर एंड सालबनी। Which among the following ratio correctly denotes the money multiplier? निम्नलिखित में से कौन का अनुपात धन गुणक को सही दर्शाता है? ऑप्शन ए है M3 M0, ऑप्शन बी है M1 M3, ऑप्शन सी है M3 M1 या ऑप्शन डी है M1 M0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा M3 M0। M3 हमारी क्या होती है? ब्रॉड मनी होती है और M0 को हम एक तरह से RBM भी कहते हैं, यानी कि कैश इन हैंड बाय पब्लिक एंड रिजर्व कैश ऑफ बैंक्स, वो हमारा M0 होता है। बेसिकली होता क्या है कि नगद या करेंसी द्वारा बैंकों के माध्यम से कुल जितना व्यापार किया जाता है वह हमारी सामान्य मुद्रा कही जाती है। या ऑर्डिनरी मनी कही जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो है बैंक्स नगद के माध्यम से जो कई गुना व्यापार करते हैं, उनकी इस प्रक्रिया को साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। तो क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से बैंक्स अपने को उपलब्ध कराई गई करेंसी से जितने गुना मात्रा में व्यापार करते हैं, वह
आपका मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। सो मनी मल्टीप्लायर इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन ब्रॉड मनी यानी M3 एंड रिजर्व मनी M0। इट रेफर्स टू एन इनिशियल डिपॉजिट कैन लेट अ बिगर फाइनल इंक्रीज इन टोटल मनी सप्लाई, और इसी बीच में क्रेडिट क्रिएशन या साख सृजन की प्रक्रिया काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द एसिड टेस्ट रेशियो शुड बी 1/1 और बेटर फॉर अ कंपनी इन साउंड इकोनॉमिक पोजीशन। दिस इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आमतौर पर एक अच्छी आर्थिक स्थिति में एक कंपनी के लिए एसिड परीक्षण अनुपात 1:1 या इससे बेहतर होना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ऑप्शन ए करंट एसेट इज टू करंट लाइबिलिटी यानी वर्तमान संपत्तियां वर्तमान देनदारियां। ऑप्शन बी करंट लाइबिलिटीज इज टू करंट एसेट वर्तमान देनदारियां इज टू वर्तमान संपत्तियां। ऑप्शन सी टोटल एसेट इज टू करंट लाइबिलिटीज कुल संपत्ति अनुपाते वर्तमान देनदारियां। एंड ऑप्शन डी कुल देनदारियां टोटल लाइबिलिटीज इज टू करंट एसेट कुल देनदारियां अनुपाते वर्तमान संपत्तियां। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी, यानी वर्तमान में सब जितने भी एसेट्स हैं जितने भी संसाधन हैं कंपनी के पास उतनी ही उसकी देयताएं हैं, तो इसे अच्छा अनुपात माना जाएगा। इस ये या इससे अधिक अच्छा अनुपात, यानी एसेट्स की मात्रा लायबिलिटीज ज़्यादा हो तो हमारा एसिड टेस्ट रेशियो पॉजिटिव होता है। द एसिड टेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एज द करंट रेशियो, इसे करंट रेशियो भी कहा जाता है। It is the liquidity ratio that measures an entity's ability to pay short-term obligations or those dues within 1 year. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following acts were amended by Parliament in 1989 with a view to restore the faith in business transaction between checks and speedy remedy in case of bouncing checks? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1989 में संसद द्वारा चेक के माध्यम से व्यापार लेन देन में विश्वास बहाल करने और चेक बाउंस होने की स्थिति में त्वरित उपचार करने के लिए संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम 1956, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। The Negotiable Instrument Act regulates the different type of negotiable instruments in India like promissory notes, bills of exchange and checks. This section, the section 13 of the Act defines a negotiable instrument as a promissory note, bills of exchange or check payable either to order or bearer. तो इस एक्ट में संशोधन के माध्यम से 1989 में 1989 में जो है चेकों के भुगतानों को पर सुरक्षा को बढ़ावा प्रदान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द करेंसी डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी? निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा के मूल्यह्रास को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, अन्य मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा की विनिमय दर में गिरावट। ऑप्शन बी फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ अदर करेंसीज इन टर्म्स ऑफ वन करेंसी, एक मुद्रा के संदर्भ में अन्य मुद्राओं की विनिमय दर में गिरावट। ऑप्शन सी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर करेंसी, एक विशेष मुद्रा की मात्रा में कमी। या ऑप्शन डी इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, विनिमय में वृद्धि मुद्रा की दर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा आंसर ए फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी इन terms of other currency. Currency depreciation is the loss of values of a country's currency with respect to one or more foreign reference currencies. This term is used in floating exchange rate system where exchange rates of a currency are market driven and not fixed by currency central bank. तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं मुद्रा के निर्धारण के लिए। पहला तो नियंत्रित या प्रशासित या नियंत्रित व्यवस्थाएं जिसमें देश का केंद्रीय बैंक अन्य मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा की कीमत को परिभाषित करता है। दूसरा फ्लोटिंग, जहां पर कि बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं सप्लाई के डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति के आधार पर जो है इन मुद्राओं की कीमतों का निर्धारण होता है। तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर यदि किसी मुद्रा की कीमत कम हो रही हो तो दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन इन दैट करेंसी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान बैंक, ऑप्शन बी द बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। आंसर देख लेते हैं। तो ये है हिंदुस्तान बैंक। द फर्स्ट कमर्शियल बैंक वाज हिंदुस्तान बैंक, एस्टेब्लिश्ड इन 1770 इन कलकत्ता। Which of the following currency has the highest combined value of cash in circulated in the world? निम्नलिखित में से किस मुद्रा का दुनिया में प्रचलन नकदी का संयुक्त मूल्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी रुपी या ऑप्शन डी येन। तो ये मुद्रा है यूरो, जिसका कि दुनिया में सर्वाधिक प्रचलन में है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय the government each year after taking into the account of the recommendation of which of the following organizations? निम्नलिखित में से किस संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सरकार के द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फार्मर्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कृषि मूल्य, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग जो है ये हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी है। तो चलिए फिर आगे के क्वेश्चन से अब अगले सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में।